हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टडी मॉक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रिपीटेडली आस्क्ड एमसीक्यूज़, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, राइट। तो यू कैन सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? खासी हिल्स और मिजो हिल्स दोनों पटकाई रेंज का हिस्सा है। ओके। फेंगपोई या ब्लू माउंटेन मिजो हिल्स का उच्चतम पॉइंट है। ओके। खासी हिल्स को स्थानीय भाषा में लुशाई हिल्स के रूप में भी जाना जाता है। या फिर ऑप्शन डी सही कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा? देखिए, खासी हिल्स और मिजो दोनों एक पटकाई रेंज का हिस्सा है, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, राइट। इस करेक्ट। खासी हिल्स और मिजो हिल्स दोनों ही पटकाई रेंज का हिस्सा हैं। और ये भी फोंगपुई और ब्लू माउंटेन दोनों ही के नाम है। दोनों ही मिजो हिल्स का हिस्सा और उच्चतम पॉइंट है, राइट। ये भी ठीक है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन क्या है, खासी हिल्स को स्थानीय भाषा में लुसाई हिल्स के रूप में जानता है, ये बिल्कुल मतलब ये ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि लुसाई हिल्स है ना, वो किसमें, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्से में पड़ता है, यानी कि मिजो भाषा के स्थानीय भाषा में जो लुसाई हिल्स नाम है वो मिजो भाषा का है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी जो कथन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज और आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पिडमान पठार का उदाहरण है? पिडमान पठार, पिडमान पठार। अच्छा, पिडमान पठार होता क्या है वैसे? इन दिस प्लेटू, यानी कि पठार प्लेटू, इन दिस प्लेटू देर इज ए माउंटेन ऑन वन साइड, यानी कि दिस टाइप ऑफ पठार यानी कि प्लेटू हैज़ अ माउंटेन ऑन वन साइड, यानी कि जिन पठारों के एक साइड में माउंटेन होता है उनको हम पिडमान पठार बोलते हैं। और इंडिया में इसका उदाहरण कौन सा है? वो हमारा मालवा का पठार। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। मालवा का पठार एक पिडमान पठार पठार का उदाहरण है, राइट। अच्छा, एक दूसरे होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू। वो पठार कौन से होते हैं? एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटू में क्या होता है? दिस प्लेटू आर सराउंडेड बाई ओशियंस एंड प्लेन्स, राइट। वो कॉन्टिनेंटल प्लेटू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या कर्नाटका, राइट। तो सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन करता है कर्नाटका, राइट। तो कर्नाटक में सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन होता है। और कर्नाटक इज फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, इसके बाद होगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, एंड आफ्टर दैट देर विल बी पश्चिम बंगाल, राइट। तो सबसे अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नहर को भारत में सतलुज और व्यास नदियों से पानी मिलता है? तो भारत में सतलुज और व्यास नदियों से पानी किस नहर को मिलता है? वो है इंदिरा नहर। तो इंदिरा नहर को व्यास और सतलुज नदियों से पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ओके, भारत के तो ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन स्टेट्स आर गिवन है, ये राज्य दिए गए इनमें से पास होकर गुजरती है। वैसे नॉर्मली कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो देखिए, न तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ना ही यूपी से, ना ही महाराष्ट्र से, वो हमारी गुजरती है एमपी से, राइट। तो कर्क रेखा गुजरती है हमारी एमपी से होकर गुजरती है। और टोटल कितने राज्य थे यहाँ पे? 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो किस किस राज्य में से होकर गुजरेगी? 8 राज्य कौन कौन से? यानी कि पहले तो गुजरात से, उसके बाद राजस्थान में एंटर करेगी, राइट। देन एमपी, हमारा एमपी हो गया जीआरएम, फिर हो गया हमारा छत्तीसगढ़, सीएच छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल, राइट। झारखंड हो गया, झारखंड, एंड देन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। और वेस्ट बंगाल के बाद यानी कि बांग्लादेश के उस साइड कौन सा हो गया? हमारे दो स्टेट और बच गए, वो हो गया हमारा मिजोरम और त्रिपुरा, राइट। तो 8 स्टेट ये हो गया, जीआरएम, सीएच, जीएच, डब्ल्यूबी, एमटी, त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 1974 में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को कच्चा तीवू द्वीप सौंप दिया गया था? कच्चा तीवू द्वीप किस देश को सौंपा गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या मालदीव। तो कच्चा तीवू द्वीप है जो 1974 में सौंप दिया गया था, वो था श्रीलंका को सौंप दिया गया था कच्चा तीवू द्वीप। और वैसे अगर इसका एरिया देखा जाए तो इस द्वीप का जो एरिया हुआ, इट्स नियरली अबाउट 160 एकड़, 162 या 163 नियरली इसका एरिया था टोटल, यानी कि एंड दैट टाइम इट वाज इनहेबिटेड आइसलैंड, यानी कि हैबिचुअल वहाँ पे हैबिटेट इतना था नहीं। तो उस टाइम पे 1974 में इसको श्रीलंका को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉम्बे के यानी कि मुंबई के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा ओल्ड
वुमेन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा हो गया, वो हमारा हो गया कोलवा यानी कोलबा। कोलबा को ओल्ड वुमेन आइसलैंड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारंपरिक निर्माण प्रकार का भूकंप प्रतिरोधी घर भोंगा पाया जाता है। भोंगा यानी कि ये एक भूकंप प्रतिरोधी घर है जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है एक किस्म से, राइट, और जो कि भूकंप प्रतिरोधी है। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है, बनाया जाता है कच्छ के रण में, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, राइट। तो ये बनाया जाता है गुजरात में। भोंगा घर भूकंप प्रतिरोधी पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक निर्माण है एक, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया है। तो किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, वो है हमारा राजस्थान शुष्क क्षेत्र। राजस्थान शुष्क क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, निम्नलिखित में से किस या फिर कौन से पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। पश्चिमी तटीय मैदान का भाग कौन कौन से ऑप्शन देंगे यहाँ पे, कोंकण तट, कनारा, मालाबार, कोरोमंडल, यानी कि इनमें से कुछ पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। तो कौन कौन से होंगे, देखो कोंकण तट तो बिल्कुल है, यानी कि ये है, और हमारा कनारा तट भी है और मालाबार तट भी है। हमारा कौन सा नहीं, कोरोमंडल तट नहीं है, राइट, ये पूर्वी है। तो हमारे ऑप्शन बन जाएंगे ऑप्शन 1 2 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 1 2 3 हमारे उसका भाग है, पश्चिमी तटीय भाग का, कोंकण, कनारा एवं मालाबार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा सही नहीं है बताना है। फिरोजाबाद यानी कि यूपी में कांच की चूड़ियाँ, बिल्कुल है, फिरोजाबाद में तो बिल्कुल है, ये करेक्ट है हमारा। भागलपुर बिहार रेशम के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। जालंधर पंजाब यानी कि खेल सामग्री के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। सांभर राजस्थान, ये गलत है हमारा। तो हमारा सुमेलित कौन सा नहीं, ऑप्शन डी है आंसर, हमारा ऑप्शन डी बनेगा। सांभर राजस्थान हाथ वुल ऑफ प्रिंटिंग, ये गलत है, राइट, ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विशिष्ट मानसूनी वनस्पति है। विशिष्ट मानसूनी वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर उष्णकटिबंधीय कटीले जंगल, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो विशिष्ट मानसूनी वनस्पति कौन सी है, हमारे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारी विशिष्ट मानसूनी वनस्पति है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का लगून निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी कि सबसे बड़ी लगून, वो लगून उसको बोलते हैं, एक खारे पानी का बहुत बड़े भूभाग को लगून बोलते हैं, राइट। तो वो किस में है, वो है चिल्का झील, यानी कि जो कि उड़ीसा में है, राइट। तो एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का लगून हमारा उड़ीसा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश में मैंग्रोव कवर का अधिकतम प्रतिशत है, राइट। तो सबसे अधिक प्रतिशत किस देश में किस राज्य में मिलता है हमारा। देखिए वैसे अगर देखा जाए सबसे अधिक हमारा होगा, अगर सिर्फ यहाँ पे बात की जाए सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश की, तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार में। सिर्फ मैं यूटी की बात करूँ, राइट, सिर्फ अगर यूटी की बात करें तो यूटी में सबसे अधिक है मैंग्रोव का कवर अंडमान निकोबार में, राइट। लेकिन ये पूछ रहा है किस भारतीय राज्य में देश में मैंग्रोव कवर का अधिकतम प्रतिशत है। तो वहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, या फिर उड़ीसा। तो हमारा सबसे ज़्यादा किस में है, हमारा है गुजरात में, मैंग्रोव कवर का अधिकतम प्रतिशत गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि हमें क्षेत्रफल के अनुसार हमें इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, राइट। तो कैसे हो जाएगा हमारा, सबसे पहले कौन सा आएगा, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यूपी, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, राइट। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी 2 3 4 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 3 4 1। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भूभाग है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ कोरोमंडल को छोड़कर यहाँ से बाकी सभी तीनों पश्चिमी तटीय मैदान का भाग होंगे, यानी कि ऑप्शन 2 3 1 2 3 मेरा बन गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। उभरने से बना कोरोमंडल तट, उभार से बना कोरोमंडल तट, जलमग्न होने से बना कोंकण तट। हालांकि तीनों ही सही है, यानी कि कोरोमंडल तट उभरने से, मालाबार उभार से, और जलमग्न होने से बना कोंकण तट। तो यानी कि मेरा तीनों सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 2 3 ऑल दीज आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, दून निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र के बीच बनते हैं। दून ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक हिमालय और छोटे हिमालय के बीच,
महान हिमालय और छोटी हिमालय के बीच, या फिर शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच। तो किसके बीच में बनते हैं ये बनते हैं शिवालिक और छोटे हिमालय के बीच में, दून शिवालिक और छोटे हिमालय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, अच्छा अरुणाचल प्रदेश के लिए दर्रा याद करने की ट्रिक है सिंपल सी। उसको आप ऐसे कर सकते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश का नाम हमने लेते हैं अरुण, अरुण ने बीज बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया। तो यानी कि लास्ट के 3 लेटर्स लेंगे हम, बीज बो दिया, बो बीज बो दी या, अरुण ने बीज बो दिया। तो बो क्या होगा? बोमडिला का दर्रा, जो मेरा आंसर बनेगा यहाँ से। बो मीन्स बोमडिला का दर्रा, दी मीन्स दीफू, और या मीन्स यांगयाप दर्रा, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 है मेनली, बोदिया से आप याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन मिल जाएगा बोमडिला, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोदिया, अरुण ने बीज बो दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लासा को लद्दाख से जोड़ता है? लासा को लद्दाख से जोड़ता है, कौन सा दर्रा वो होगा मेरा? वो होगा देख लेते हैं, खैबर, बुर्जिल, बाबूसर या लानक ला। तो वो मेरा हो गया लानक ला दर्रा, लासा को लद्दाख से जोड़ता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट, लानक ला दर्रा लासा को लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? बिल्कुल क्वाइट इजी का आंसर, बहुत बार पूछा गया हर एक परीक्षाओं में लगभग। तो कौन सा होगा? वो मेरा होगा पाक स्टेट। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, पाक का नाम आती है पाकिस्तान, सर ये तो होगा ही नहीं, लेकिन पाक स्टेट उसका नाम महज है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से अलग किया जाता है? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से अलग किया जाता है, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी। ऑप्शन देख लेते हैं, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, आदम का पुल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आदम का पुल यानी कि एडम्स ब्रिज बोल देते हैं इसको, एडम्स ब्रिज, और सरल भाषा में इसको राम सेतु बोल सकते हैं, यानी कि पुराना, बहुत पुराना, यानी कि एडम्स ब्रिज बोल लो, आदम का पुल बोल लो, या फिर राम सेतु सिंपली। तो इसका आंसर मेरा बनेगा आदम का पुल, यानी कि एडम्स ब्रिज आंसर इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दामोदर द्रोणिका ने उत्तर में रांची पठार को निम्नलिखित में से किस पठार से विभाजित किया है? कोडरमा पठार, हजारीबाग पठार, सिंहभूम पठार, इनमें से कोई नहीं। दामोदर द्रोणिका ने उत्तर में रांची पठार को, यानी कि झारखंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हजारीबाग पठार, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, हजारीबाग पठार से उसको विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। छोटा नागपुर पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? छोटा नागपुर पठार देख लेते हैं। यह ग्रेनाइट और नील चट्टानों से बना, बिल्कुल ही करेक्ट है, ग्रेनाइट और नील चट्टानों से बना है, राइट। यह महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित है, वेरी गुड, सॉरी इट्स वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है। महानदी बेसिन के उत्तर में, यानी कि इसके दक्षिण में महानदी है, तो ये महानदी के उत्तर में हो गया, ये भी करेक्ट है। यह खनिज संसाधन में बिल्कुल समृद्ध है, तभी तो महत्वपूर्ण भारत के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज संसाधन, संपन्न खनिज संसाधन यहाँ पे हैं। यहाँ बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन मेरा डी बनेगा, यानी कि 1 2 3 ऑल द आर करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। ब्रह्मपुत्रा नदी की, यानी कि सभी नदियाँ क्या हैं? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं, इनको हमें पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर लगाना है। तो कैसे? सबसे पहले देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी के वेस्ट में सबसे पहले कौन सी आएगी? वो हमारी तीस्ता नदी, राइट, तीस्ता आ गई पहले, तीस्ता, और तीस्ता के बाद मेरा हो गया सुबनसिरी नदी आ गई, फिर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, सुबनसिरी आ गई, फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे तो मेरी आ गई लोहित, उसके बाद आ गई दिबांग, राइट। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, मेरा बनेगा 3 2 1 4, ऑप्शन बी 3 2 1 4, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, 3 2 1 4। पहले तीस्ता आएगी, फिर आगे सुबनसिरी, लोहित एंड दिबांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या महानदी? तो वो होगा गोदावरी के तट पर स्थित होगा, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाई गई? किस नदी द्वारा बनाई गई है? शोक, गिलगित, ब्यास या रवि? वो बनाई गई है ब्यास नदी के द्वारा, कुल्लू घाटी ब्यास नदी के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है? बिल्कुल ईजी है, वो हमारा प्रयागराज, यानी कि पहले का इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में हमारी गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण है जिसके द्वारा पश्चिमी सह्याद्री की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? अच्छा, कौन से कारण हैं वो बताओ? तो देख लेते ऑप्शन। जल का निस्सरण भारी होता है, अधिकांश बांध बनाए जाते हैं, तटीय मैदान की संकरी चौड़ाई। देखिए एक बात तो क्लियर है, वहाँ पे डेल्टा नहीं बनता, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो यूज होगा,
बहुत सारी परियोजनाएं आपको पश्चिमी तट पर देखने को मिलेंगी। बांध हो गया, यानी कि विद्युत परियोजनाएं होंगी, है ना, हाइड्रो प्लांट हो गए वहाँ पे, है ना। तो ये भी एक रीज़न है। जल का निस्सरण भारी, तटीय मैदान की संकरी चौड़ाई भी है, बिल्कुल। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। सभी कारण क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पष्ट रूप से कयाल को परिभाषित किया जाता है। कयाल को कौन परिभाषित करता है? कयाल क्या है? गंगा डेल्टा, डेक्कन पठार के रेगुर, केरल के लगून, या फिर तराई मैदान। कयाल एक्चुअली क्या है? ये बहुत सारे लगून का से मिलकर एक बड़ा, यानी खारे पानी के झील या फिर ऐसे स्रोत जिनको मिला के एक लगून है, वो स्पेशली कयाल केरला से लिया गया। यानी कि कयाल किसको परिभाषित करता है? केरला के लगून को परिभाषित करता है। यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, केरल के लगून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जेट स्ट्रीम को सबसे अच्छा प्रभाषित करता है? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन? देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? हवाओं के संकीर्ण घुमावदार बैंड जो शोभ सीमा के पास मध्य अक्षांश में उड़ते हैं और ग्लोब को घेरते हैं। ओके। ऑप्शन बी क्या? उप उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से उष्णकटिबंधीय कम दबाव की ओर बहने वाली हवाएं, राइट। देख लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से हवाएं उड़ती हैं और विषुवत बिल्कुल गलत है। समुद्रों के साथ पवन प्रणाली और दिशा का उत्क्रम, यह भी गलत है। तो मेरा कौन सा मिल जाएगा? ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, यानी कि हवाओं का संकीर्ण घुमावदार बैंड जो शोभ सीमा के पास मध्य अक्षांश में उड़ते हैं और ग्लोब को घेरते हैं। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वैसे पश्चिमी जेट होता क्या है? पश्चिमी जेट का था, पश्चिमी जेट या फिर पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोलो, वो स्थानीय धारा, मतलब जो साल भर चलता है। खासकर से यह पश्चिमी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण पूर्व भारत की ओर बहती है, राइट। और इस धारा का संबंध सूखी, शांत और शुष्क हवाओं से है, और यह शीतकाल की आंशिक वर्षा कराती है, इसलिए फेमस है, राइट। और वे सभी क्या कि जेट धाराएं शोभ मंडल के शीर्ष पर बहती हैं, शोभ मंडल के शीर्ष पे मध्य भाग में बहती हैं, और वे पृथ्वी के घूर्णन और शाकक्षेप गति के कारण मुख्य रूप से पछुआ हवाएं हैं, राइट। तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से ग्रह के विविध वनस्पति और जीव बड़े खतरे में हैं? झूम खेती से, झूम खेती क्या होती है? झूम खेती से, या कृषि की आधुनिक पद्धति से, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता से, या वाणिज्यिक कृषि से। देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वाणिज्यिक कृषि, यानी कि बिल्कुल होनी चाहिए। यानी कि भाई नकदी फसलें, चाय, कॉफ़ी, ये भी जरूरी है, नकारा तो जा नहीं सकता। झूम खेती बार बार बदलाव के साथ भी जरूरी है। और कृषि की आधुनिक पद्धति, जब तक आधुनिक पद्धति नहीं होगी तो एक वाणिज्यिक कृषि से वंचित रह सकते हैं लोग, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारी ऑप्शन सी देखेंगे, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता, ये एक मेन फैक्टर है जिसके कारण विभिन्न वनस्पति और जीव बड़े खतरे में है। यानी कि हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी दैट वी शो टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR, राइट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन आवरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि? देखो, ये एक टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, सबके लिए कंफ्यूजन क्या है? एक तो होता है कुल वन आवरण, और एक होता है कुल वृक्ष एवं वन आवरण, दोनों में अंतर है, राइट। तो यहाँ पे बात क्या की, भारत के कुल वन, सिर्फ वन आवरण के बारे में बात करें, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी 2019 के अंदर? वो थी वृद्धि हमारी 0.56% वृद्धि हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत अधिक है, सर्वाधिक अधिक है? वन आवरण का प्रतिशत अधिक है। देखो, यह भी एक वेरी कन्फ्यूजन है। एक पूछा आपसे प्रतिशत, वन आवरण का प्रतिशत, यानी कि एक स्टेट है उसमें कितने प्रतिशत में उसका वन आवरण है, पूरी भूमि का, यानी कि पूरे जो क्षेत्रफल है, पूरा एरिया है, उसे कितने प्रतिशत एरिया में वन आवरण है। एक तो वो बात है, प्रतिशत के रूप में बात करें। या फिर एक स्टेट है उसमें वो स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा वन आवरण है, यानी कि हम एरिया को नकार के, राइट। तो सबसे ज़्यादा तो वन आवरण किस में होगा? अगर कुल वन आवरण की बात की जाए तो वो तो MP, मध्य प्रदेश। यानी लेकिन यहाँ पे पूछा गया वन आवरण का प्रतिशत, यानी कि स्टेट के एरिया के रिलेटिव जो पूछा गया प्रतिशत, वो हमारा मिजोरम में, राइट, मिजोरम में। तो यहाँ पे आंसर बनेगा मिजोरम। अगर कुल वन आवरण की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा? MP, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण का क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल प्रतिशत की बात हो रही तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बिजली स्टेशनों के जोड़े सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित कौन कौन से? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, या फिर सबरीगिरी, राइट, या फिर इडुक्की थर्मल, या फिर घाट प्रभा सिंचाई योजना, राइट। देखो, रामगंगा बहुत, ये बिल्कुल ये तो ठीक है, रामगंगा एक परियोजना है जो बहुउद्देशीय परियोजना से बनाई गई है, वो ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है,
और घट प्रभावी सिंचाई परियोजना है, लेकिन जो इडुक्की है ना, ये गलत है, थर्मल पावर स्टेशन नहीं, ये है हमारी जल विद्युत परियोजना इडुक्की, जो कि कर्नाटका में है, इडुक्की क्षेत्र में कर्नाटका में है। ये थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, ये जल विद्युत परियोजना है, राइट। और अगर बात करूँ रामगंगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा मेरा करेक्ट कौन सा है, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना एंड घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, राइट। और रामगंगा बहुउद्देशीय यानी कि रामगंगा, अगर मैं रामगंगा डैम इसके बारे में बात करूँ तो रामगंगा डैम को हम कालागढ़ डैम के नाम से भी जाना जाते हैं, कालागढ़, राइट। और रामगंगा रिवर पर बनाए कालागढ़, एक कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, रामगंगा डैम को किस दूसरे नाम से, वो है कालागढ़ डैम, जो कि उत्तराखंड में है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। और ये खुद किस एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क में स्थापित है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थापित है, राइट। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट झारखंड, सॉरी उत्तराखंड में, कालागढ़ डैम यानी कि रामगंगा डैम, जिसके ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उनकी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के बढ़ते क्रम में सही है, बढ़ते क्रम में सही, बढ़ते क्रम में लगाना है, राइट। यानी कि सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, राइट। तो देख लेते हैं, अगर तारापुर की बात करूँ, तारापुर सबसे पहले बना था, वो बहुत ही कम क्षमता के साथ, लेकिन उसकी धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ गई, आज लगभग उसकी क्षमता है 1280 मेगावाट के लगभग, राइट, 1280 के करीबन, यानी कि तारापुर तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तारापुर लास्ट में, तारापुर। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड तो वैसे ही डिलीट हो गए, तारापुर एक में कम है और एक में दूसरे नंबर पे, तो तारापुर सबसे लास्ट में। अगर तारापुर का अकॉर्डिंग देखो तो सी एंड डी में से बनेगा। और फिर है सी में, देख लेते हैं तारापुर से कम क्या है, केगा, और उस केगा तो बिल्कुल ही कम है राउत भाटा से, तो राउत भाषा केगा से ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट बन जाएगा। सबसे कम है नरोरा, फिर है केगा उससे ज़्यादा, फिर राउत भाटा, सबसे लास्ट में तारापुर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नरोरा, केगा, राउत भाटा और तारापुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ चाय की खेती के लिए अनुकूल है, उष्ण उत्पाद तापमान, उच्च वर्षा, उच्च तुंगता, राइट, और ढालू भूमि यानी कि ढलान, ढालू भूमि। तो कौन कौन सी चाय की खेती के लिए अनुकूल है, सभी अनुकूल है, उष्ण तापमान भी, उच्च वर्षा भी होनी चाहिए, उच्च तुंगता भी होनी चाहिए और ढालू भूमि, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4, उष्ण तापमान, उच्च वर्षा, उच्च तुंगता, ढालू भूमि, सभी चाहिए इसके लिए चाय की खेती के लिए, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अच्छा, गन्ने की खेती के लिए प्रति एकड़ अधिक खेत, गन्ने में मौजूद उच्च सुक्रोज सामग्री, तो बिल्कुल ठीक है, दक्षिण के गन्ने में उच्च सामग्री, सुक्रोज सामग्री होती है वहाँ पे, तो ऑप्शन 2 यहाँ से करेक्ट हो गया मेरा। कम लागत श्रम, ये भी बिल्कुल ठीक है, कम लागत है वहाँ पे उत्तर भारत की बजाय। और अमूमन तौर पर नॉर्थ ईस्ट में जो श्रम लागत है और साउथ में है वो कम है, किसकी अपेक्षा, नॉर्थ की अपेक्षा। और लंबी पिराई अवधि, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लंबी पिराई अवधि भी होती है साउथ में। तो देखो 2, 3, 4 तो मेरा ठीक हो गया, और 1 भी मेरा गन्ने के लिए प्रति एकड़ अधिक खेत है वहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 20वीं शताब्दी में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान शुरुआत हुई थी, वो था मेरा किस दशक में हुई थी, 1960, 61, 62 की बात है तो 60 के दशक में होती है, 60 के दशक में, डी सी ऑप्शन, 60 का दशक था वो जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, गैस लाइन पाइपलाइनों के साथ, गैस पाइपलाइनों के साथ मुख्य है शहरों को जोड़ना, रेलवे को जोड़ना, नदियों को जोड़ना, सड़क संपर्क। तो भारतमाला किससे संबंधित एक परियोजना, ये सड़कों को सड़क संपर्क में जोड़ना, सड़कों को जोड़ना और सड़क संपर्क में सुधार लाना, भारतमाला परियोजना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो था हमारा 1954, तो 1954 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता है। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं, पूगा घाटी, मणिकर्ण क्षेत्र, पश्चिम घाटी। देखो पूगा में भी होता है, मणिकर्ण में भी होता है, दामोदर में, यानी कि सब में लगभग अमूमन तौर पर, लेकिन मैं अगर यहाँ पे किस सेंस की बात की, वहाँ पे बात की ऑटोमेटिक हमें सर्वाधिक क्षमता की बात करनी फिर यहाँ पे, तो सर्वाधिक है लद्दाख की पूगा घाटी में, सर्वाधिक संभावना है यहाँ पे लद्दाख की पूगा घाटी में, तो ऑप्शन मेरा 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वैसे मणिकर्ण क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक हम सर्वाधिक पिकअप करना है, तो वो है पूगा घाटी, लद्दाख क्षेत्र, पूगा घाटी, ऑप्शन 1 नहीं था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्चिंग, जो कि अमूमन तौर पे क्या है, मृदा संरक्षण का एक कृषि विज्ञान माप है, मल्चिंग जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से बहुत प्रभावी है, यह मिट्टी के कटाव से मिट्टी की रक्षा करता है। अच्छा, मल्चिंग होता क्या है वैसे, मल्चिंग क्या कि फसल के बीच में जो गैप, जैसे हमने फसल बो दी, उसके बीच में जो गैप बनता है ना, गैप को हम जैसे घास से या पुआल से कवर कर देते हैं, राइट, उस प्रोसेस को हम मल्चिंग बोलते हैं, जो कि हमारा मिट्टी के कटाव, मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और वो कई बार क्या होता है कि नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मिट्टी में और मदद करता है, मिट्टी में बनाए रखने के लिए। और तो ऑप्शन बी भी मेरा यहाँ से ठीक है, और मृदा अपर्दन से बचने, मृदा संरक्षण के लिए भी आवश्यक है, और हवा के क्षरण से मिट्टी की रक्षा भी करता है, क्षरण से मिट्टी की आवश्यकता है, यानी कि सीट वॉश और
हवा के क्षरण से मिट्टी की रक्षा भी करता है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, राइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की वाटरशेड प्रबंधन रणनीति का मुख्य उद्देश्य? वाटरशेड प्रबंधन नीति होता क्या? वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? ये वो है जैसे किसी एक बहुत बड़े जल प्रवाह क्षेत्र को एक सामान्य कॉमन बिंदु से होकर गुजारना होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, है ना, और फिर मृदा संरक्षण के लिए और जल भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं। मृदा संरक्षण हो गया, शुष्क भूमि प्रबंधन हो गया, पहाड़ी ढलान प्रबंधन हो गया। अगर मैं वही बात होगी मुख्य उद्देश्य की बात करूँ तो वो क्या हमारा, वो हमारा हो गया शुष्क भूमि प्रबंधन। वाटरशेड मुख्य उद्देश्य है शुष्क भूमि प्रबंधन, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़कों की कुल लंबाई के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? ये तो बिल्कुल क्वाइट ईजी है, वो है दूसरा स्थान। बहुत ही तेज़ी से नेटवर्क बढ़ रहा है, और अब तो और भी। और सड़क मंत्रालय किसके पास है? वो है नितिन गडकरी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारत के किस स्टेट में है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो है पेराम्बूर, चेन्नई की पेराम्बूर, यानी कि तमिलनाडु चेन्नई पेराम्बूर में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स DMW भारत के किस स्थान पर स्थित है? वो है हमारा पटियाला में। DMW कहाँ पे है? पटियाला में स्थित। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नेविगेशन संस्थान में किस स्थान पर स्थित है? कौन सी बात हो रही है? नेशनल इंटरस्टेट नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पटना, बालासोर, बेंगलुरु, देहरादून। तो वो है मेरा पटना में स्थित है ये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में उच्चतम वृद्धि पर निम्नलिखित में से किस राज्य में देखी गई? राइट। तो देखिए राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये भी। देखो राजस्थान की बात करूँ तो बहुत ही कम देखी गई, वो सिर्फ 5.8 समथिंग % देखी गई थी। तो राजस्थान तो सबसे कम है। यहाँ पे उच्चतम वृद्धि की बात कर रहा है, वो दिखाई थी। उच्चतम वृद्धि हुई थी बिहार में, इट वॉज अप्रोक्स 16%। बिहार में उच्चतम वृद्धि देखी गई थी, तो बिहार इसका ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, राइट। और फिर अगर मैं राज्यों में बात करूँ तो बिहार है। अगर मैं यूटी को भी इंक्लूड कर लूँ तो वो सबसे टॉप में है कंट्री में। दादरा नगर हवेली वो था लगभग 20% के आसपास। बिहार ने जहाँ पे 16% की बात की, वहाँ पे दादरा नगर हवेली ने 20% की बात की थी, सबसे ज़्यादा वृद्धि यूटी को भी इंक्लूड करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 1960 से 2011 तक शहरी विकास प्रतिशत में वृद्धि के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित करें। इसकी बात हो रही शहरी विकास प्रतिशत में, शहरी विकास में वृद्धि। तो केरला, नागालैंड, मणिपुर। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई थी? अवरोही क्रम में जाना है, राइट। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी हमें मणिपुर में, उसके बाद केरला में, फिर हुई थी नागालैंड में, राइट। तो मेरा ऑप्शन सी बन गया, ऑप्शन सी, मणिपुर, केरला और नागालैंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर, केरला और नागालैंड। सो दिस वॉज वीडियो कंटेनिंग 50 क्वेश्चंस एंड ऑल दिस क्वेश्चंस वर रिपीटेडली आस्क्ड इन मैनी एग्जाम्स, और आगे भी इन क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।